एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड प्रकृति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस का हम लोग ब्रिज प्रोग्राम करने वाले हैं। एंड इसका आज हम लोग अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे बच्चा। थीम ए क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका थीम ए, जिसमें आप पढ़ोगे उसका टॉपिक नंबर 1 करेंगे। इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन से पैटर्न है, कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, सॉइल कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, हम लोग सब कुछ आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड इसकी वीडियो लेट थोड़ी इसलिए आई है बिकॉज आई गेट टू नो अबाउट दिस लेटर। मतलब मुझे काफी कुछ टाइम बाद पता चला कि भाई ऐसा जो है, मैं वेट कर रही थी एक्चुअली क्लास 8 के बुक्स के आने का, बट देन मैंने जब कुछ रिसर्च करा बुक्स कब आएंगी तब मुझे पता लगा इस ब्रिज कोर्स के बारे में कि भाई ये आ रखा है। और मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाए, बिकॉज पहले मेरे चैनल पे 8th की वीडियोस अपलोड थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, बच्चे उसको बहुत देखते थे। बट क्योंकि वो वीडियोस पुरानी होंगी तो मैंने उनको हटा दिया है वहां से, तो आज शायद आपको देखने को ना मिले, वो वीडियोस प्राइवेट कर दिया मैंने। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे आपका इंडिया का एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको 2 वीक में, मात्र 2 हफ्तों में मैं आपकी पूरी की पूरी थीम ए से लेकर के डी तक सबके क्वेश्चन आंसर, सबकी एक्सरसाइज, सबका क्विज, सबकी पेडागोजी सब कुछ कंप्लीट करा दूं। एंड फॉर दैट आई हैव मेड फॉर यू नोट्स एज वेल फॉर यू बच्चों, ठीक है। तो बिकॉज अच्छा मैंने क्यों बनाया, बिकॉज देखो अभी आप पढ़ोगे ना जब आपको समझ में आएगा ये। एंड चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडिया का एग्रीकल्चर और उसके सॉइल्स के बारे में। उसमें हमें जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है दैट इज पेडागोजी। नाउ पेडागोजी का मतलब होता है कि हमें एज टीचर्स हमें उसमें कैसे पढ़ाना है। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाना, तो जो पढ़ाने की स्किल्स है बेसिकली उसे हम बोलते हैं पेडागोजी। तो हमें आपको कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ाने हैं, वो सब हमें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और उस हर एक पॉइंट में जो जो चीजें यहाँ मेंशन है, देखो मैंने सबको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि मैं हर एक पॉइंट से आपको ये स्पेसिफिक चीजें कवर कराऊंगी, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स इसलिए कवर अप करते हुए चलेंगे एंड देन हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर उसका क्विज करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि पेडागोजिकल अप्रोचेस that you may like to consider for promoting students participation। भाई हमें कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल करना है, वो वाली पेडागोजिकल अप्रोचेस जो कि हमें जिससे बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़ सके, हमें इस तरीके से पढ़ाना है। क्योंकि आपका जो ब्रिज कोर्स है जो जिसका ड्यूरेशन 6 वीक का है, हम लोग उसको मई में या फिर स्टार्टिंग ऑफ जून में हम इसे कवर अप कर लेंगे पूरा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो हम देखो यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइक एज टीचर्स हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स है कि हमें क्या पढ़ाना है बेसिकली, ठीक है। तो आपको टाइम स्टैम्प दिख रहे होंगे नीचे, आप इस पे क्लिक करके आप सीधे वहां पे जा सकते हो फर्स्ट पॉइंट पे, अगर मैं 1 मिनट का थोड़ा बोलूं कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर पॉइंट्स रखे, सिर्फ आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाया हुआ कि क्या है, एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है इसके रिगार्डिंग, ताकि एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल सके। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, मैप्स के साथ, विजुअल्स के साथ, हर एक चीज के साथ। जैसे मैं आप लोगों को 7th क्लास में पढ़ाती हूँ, जो न्यू वीडियोस अपलोड हो रही है, सेम एज हम आप 8th क्लास को पढ़ाने वाले। चलो अब शुरू करते हैं, बहुत देर होगी। देखो कह रहे हैं प्रमोट द यूज ऑफ इंटरनेट टू स्टडी इंटरैक्टिव थीमेटिक मैप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द स्कूल भवन एनसीईआरटी पोर्टल। अब देखो आपको यहाँ पर हमें कहा गया बेसिकली टीचर्स को, भाई हमें आप बच्चों को पढ़ाना है थीमेटिक मैप्स के बारे में जो कि एग्रीकल्चर में होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं थीमेटिक मैप्स होते क्या है, सबसे पहले उसको समझो। आपको पता है आपके 3 तरह के मैप्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं आपके पॉलिटिकल मैप, ठीक है, एक होते हैं आपके फिजिकल मैप, ठीक है, और लास्ट होते हैं आपके थीमेटिक मैप्स। जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो मैप्स होते हैं जिसमें हमारे इंडिया का मैप जो रखा होता है उसमें इंडिया की स्टेट्स लिखी होती है, बाउंड्रीज होती हैं, कैपिटल होती है, वो सब चीजें होती है। उससे हम बोलते हैं आपका पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको दिखा रखा होता है भाई इंडिया कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज लिखी होती है। उसमें कोई फिजिकल फीचर्स नहीं होते हैं, सिर्फ बाउंड्रीज है, स्टेट्स है, उसकी कैपिटल है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है वो सब लिखा होता है। वो आपके बच्चा पॉलिटिकल मैप। दूसरे मैप्स आपके होते हैं बेटा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन से होते हैं, जिसमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स लिखे होते हैं, यानी कि कहाँ पे माउंटेन्स है, फिर कहाँ पे आपके प्लेट्यूज, नीचे सदर्न प्लेट्यू जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, कहाँ पे आपके कोस्टल प्लेन्स है, पता है ना आप लोगों को, पढ़ा है आप लोगों ने, कहाँ पे आपके कोस्टल प्लेन्स है, कहाँ पे आपके आइलैंड्स हैं, है ना, कहाँ पे आपका डेजर्ट है, कहाँ पे कौन से रिवर्स निकल रही है, कहाँ पे माउंटेन्स है, ये सब उसमें होता है। उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप, जिसमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बता रखा होता है।
अब लास्ट आपके आते हैं बच्चा, उसे कहते हैं थीमेटिक मैप, जिसका मतलब होता है वो मैप जो कि किसी एक, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर थीम पे फोकस करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, थीमेटिक मैप। जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर थीम पे फोकस कर रहा है, तो पूरे मैप में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है, वो सब एक चीज। चाहे रेनफॉल का मैप हो, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा होगा कि मेघालय में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम होती है, वो हो जाएगा। या मान लो एग्रीकल्चर का आपको, क्योंकि आपको दिखा रखा है एग्रीकल्चर का मैप, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 एग्रीकल्चर मैप्स लगा रखे हैं, क्योंकि नीचे आपको सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो कहां पर है वो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ना, तो यहीं पर यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रखा है जिसमें हमें ये बताना है, फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया, कि इंडिया में व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि गेहूं का और चावल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है, तो वो हमने यहाँ पे थीमेटिक मैप्स में डिस्कस करा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेजर जो व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया की, एक बार यहाँ पे जरा नजर मारते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं मेजर जो व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, देखो जो ये डार्क कलर वाली है ना, इन स्टेट्स में ज्यादा व्हीट की प्रोडक्शन होती है, और जो ये लाइट कलर वाली है आपकी, यहाँ पे व्हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी आपकी, देखो यहाँ पे ये पंजाब है आपका, ठीक है, ये आपका पंजाब है, ये हरियाणा है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और ये आपका महाराष्ट्र है। इस तरीके से दिखा रखा है कहाँ कहाँ पर हमारे लिए इसकी प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। सॉरी, ये आपका हिमाचल प्रदेश था, ये आपका उत्तराखंड है, सॉरी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश मैंने ये नहीं देखा, छोटा सा, ये हिमाचल प्रदेश है, नीचे वाला उत्तराखंड है। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रखा है व्हीट के प्रोडक्शन को। अब देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे चावल की प्रोडक्शन कहाँ पे कितनी होती है। देखो जो यहाँ पर ग्रीन वाली स्टेट्स है, इनमें यहाँ पर चावल प्रोड्यूस होता है। देखो पंजाब तो सब में होता ही होता है, यूपी में भी होता है, बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से इन स्टेट्स में चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो बेसिक सामने क्या समझा कि थीमेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक टॉपिक के लिए होते हैं, एक थीम पे बेस्ड होते हैं, कि पूरे मैप में सिर्फ वही बता रखा होगा, चावल है तो चावल का, बारिश है तो बारिश का, गर्मी है तो कहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, तो टेम्परेचर ही दिखा रखा है सिर्फ मैप में, वो सब चीजें हो जाएंगी। चलो जी आगे मूव करते हैं। अब देखो ऊपर तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, बस आपको यहाँ पे बोला हुआ है डिस्कशंस मे बी ऑर्गेनाइज्ड विद रिगार्ड टू थीमेटिक लेयर्स, जो हमने पढ़ लिए यहाँ पर कैसे कैसे कौन सी होती है। अच्छा अब देखो हमने लेयर्स में देखे ना कि व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बच्चा एंड ओवरले लेयर्स ऑफ सॉइल। हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो देखो सॉइल के बारे में पढ़ने से पहले एक बार ये देखो कि सॉइल आखिर होता क्या है। तो आपको पता है जो आपकी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसपे मिट्टी होती है। वो जो मिट्टी होती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस होता है, वो उस वही क्या है, सॉइल है, जहां पे हम जब हम पानी देते हैं, मान लो क्रॉप्स को ग्रो करना है तो मिट्टी में पानी दे रहे हैं ना। आपने कहा ये थोड़ी है कि रोड पे आप क्रॉप को ग्रो कर दोगे, क्रॉप ग्रो कहाँ पे होती है, मिट्टी पे होती है। तो उसी मिट्टी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वो लूज मटेरियल जो कि आपके अर्थ के सरफेस पे होता है, जो कि हमारे इंडिया, हमारे पूरे वर्ल्ड की, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड की टॉप लेयर है बेसिकली। तो टॉप लेयर पे सबसे ऊपर जो यही होता है जहां पे लाइफ थ्राइव करती है, यानी कि हम लोग रहते हैं और हम यहाँ पे प्लांट्स भी जो है ग्रो करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखी है लेयर्स ऑफ सॉइल। अब देखो लेयर्स ऑफ सॉइल में आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे नीचे जो आपकी होती है वो होती है बेड रॉक। सबसे नीचे आपकी होगी बेड रॉक, जो बिल्कुल पेरेंट रॉक जिसे हम बोलते हैं ना बेसिकली, वो आपकी बेड रॉक है, जो यहाँ पर होती है, बहुत हार्ड होती है, बिल्कुल पानी बिल्कुल इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो देख रहे हो कितनी हार्ड है ये बिल्कुल। इसके ऊपर जो यहाँ पे होती है आपकी पेरेंट मटेरियल, छोटा सा, मतलब कहेंगे इससे थोड़ा सा कम हार्ड होता है। ये भी हालांकि उस सब्सटेंस का बना होता है, लेकिन ये कम हार्ड होता है। उसके ऊपर बच्चा सबसे आपकी काफी इंपॉर्टेंट आएगी, जिसे आप बोलोगे सब सॉइल। मतलब क्या होगा, ये टॉप सॉइल के नीचे होती है, उतनी ज्यादा मैं कहूँ फर्टाइल नहीं होती है, ना उतनी ज्यादा इसे पेनिट्रेशन अच्छा होता, ना उतनी ज्यादा अच्छी होती, लेकिन हाँ ये टॉप सॉइल के नीचे होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है सॉइल की। अच्छा फिर आपका है यहाँ पे सब सॉइल। देखो रूट्स जो है आपकी वो सब सॉइल तक भी जाती हैं, तो दिख रहा है जो रूट्स हैं वो सब सॉइल तक भी जा रही है। अगर आपकी टॉप सॉइल, मतलब जो बिल्कुल टॉप लेयर है, जो यहाँ पे दिखा रखी है ना आपको, ये जो टॉप लेयर है और जो आपकी ऑर्गेनिक लेयर है, इसी को हम दोनों को मिलाकर यहाँ पे टॉप लेयर बोलते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये टॉप लेयर में ही आता है, आपकी टॉप सॉइल में आता है। अगर मान लो किसी वजह से, बहुत तेज बारिश आने की वजह से, किसी भी रीजन से जो आपकी टॉप लेयर है सॉइल की, अगर वो इरोड हो जाती है, अगर वो बह जाती है, तो क्या होगा, जो आप कौन सा सरफेस, मान लो ये आपका बेड रॉक है, इसके ऊपर आपकी
सब सॉइल है, पेरेंट सॉइल है या सब सॉइल है, फिर आपकी जो टॉप सॉइल है, इस तरीके से है। अब किसी वजह से जो टॉप सॉइल है, ये वाली सॉइल, ये अगर यहाँ से इरोड हो जाए, बहुत तेज बारिश आ गई, फिर बह गया, वो एरिया यहाँ से हट जाएगा, यानी कि इरोजन हो जाएगा। हमने समझा हुआ है इरोजन क्या होता है। इरोजन का मतलब होता है जब पानी की वजह से, हवा की वजह से, किसी भी चीज की वजह से जब जो लेयर है वो सॉइल की, जब वहां से वो हट जाए, तो वो आपका होता है इरोजन, उसका बह जाना, उसका वहां से हट जाना, तो इरोड हो जाएगी। तब ऊपर कौन सी लेयर आ जाएगी, आपकी जो नीचे वाली थी सब सॉइल वाली लेयर, ये ऊपर आ जाएगी, क्योंकि टॉप सॉइल तो हट गई है। अब समझ गए इस चीज को, तो ये आपका हुआ बच्चा लेयर्स ऑफ सॉइल। ये बात समझ में आ गई। चलो जी आगे कहते हैं। आप कह रहे हैं रिलेट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। अब आपको कह रहे हैं भैया, आपको यहां बताना है अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से होते हैं इंडिया में। क्रॉपिंग पैटर्न्स, अब देखो उससे पहले क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको बोला हुआ था, ये रहा कि डिफरेंट सॉइल सैंपल बताना है आपको, उनके कलर बताने हैं, उनके टेक्सचर बताना है, उनका कॉम्पोजिशन बताना है, और आपको ये दिखाना है कि भाई कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में है, होती है ये सब चीजें, कौन सी सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। एंड ऑल्सो आपको ये बताना है फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉइल्स। तो क्योंकि सॉइल वाला पूरा का पूरा पॉइंट है, तो पहले मैंने आपको सॉइल वाले पॉइंट को ही पूरा करा रखा है, उसके बाद हम आगे एग्रीकल्चर पे मूव करेंगे, तब हम क्रॉपिंग के पैटर्न समझेंगे। अभी क्योंकि आपसे सॉइल के बारे में बात करी, तो आपको ये समझ में आ गया सॉइल होता क्या है। वो लूजन मटेरियल जहां पे आपकी प्लांट ग्रो करते हैं, लाइफ थ्राइव करती है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपकी मतलब बेसिकली जो पूरी लेयर है सॉइल की, उसे हम बोलते हैं सॉइल। अब क्या बोल रही हूँ मैं कि लेयर्स क्या होते हैं सॉइल की, वो समझ में आ गया आपको। बेड रॉक, जैसा पेरेंट रॉक भी बोल देते हो, उसके ऊपर सब सॉइल, फिर आपकी टॉप सॉइल जो ऑर्गेनिक मैटर है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चा, ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक मैटर, जो आपका ह्यूमस का कंटेंट है, यानी कि जहां पे आप अबे देखा है मेन्योर, जब खाद हम बनाते हैं, उस खाद को हम यहीं पर डालते हैं। अब वो खाद भी किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स की बनी होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक लेयर। अच्छा, अब देखो हम बात करते हैं आपका थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी सॉइल, कि आखिर ये सॉइल बनती कैसे। एक बात समझो, पहले पढ़ते हैं फिर समझाती हूँ क्या है। कहते हैं सॉइल इज फॉर्म थ्रू, अच्छा एक सेकंड और, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन करें ना, वहां आपको क्लियरली देखो इसी नाम से मिल जाएगा, क्लास 8 ब्रिज कोर्स थीम ए पार्ट 1। ठीक है, आपको इसी नाम से वहां पे जो पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। पार्ट 2 का भी इस तरीके से आ जाएगा, फिर थीम बी का पार्ट 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे ही क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, प्रॉपर नोट्स वगैरह मैंने यहाँ प्रिपेयर करे हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। चलो अब पढ़ने पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू अ स्लो प्रोसेस। भाई जो सॉइल का बनना है, ये नहीं है कि आप कल एक जगह पे गए थे, आप दोबारा आ रहे हो, वहां पे सॉइल बनी हुई मिल रही है, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने में। कैसे बनती है, व्हेन और वेयर रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर, जब वो बारिश के पानी से, आपने देखा ना ऐसे बारिश का पानी बहुत तेज आ रहा है, तो पानी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है। जब आप सोचो जब बांध टूट जाता है, ठीक है, तो वो पत्थर तो क्या चीज है, फिर वो पानी की ताकत है ना, वो भी तो पानी को तोड़ेगा धीरे धीरे करके, तो उसमें हल्का पहले स्क्रैच आएगा, क्रैक आएगा, फिर वो जो है पार्ट्स में अलग हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले रॉक्स जो है, जो बड़ी बड़ी रॉक है, वो छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाती है। कैसे हो रहा है, वेदरिंग के थ्रू हो रहा है। वेदरिंग का मतलब वही हो जो मैंने बताया, जब वो चीज टूट जाती है, जब उस चीज का मान लो हमने बोला ना कि बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी रॉक थी, अब वो टूट गई है। टूटी कैसे, चाहे विंड से, चाहे पानी से, किसी भी चीज से वो टूट गई है, तो उसका टूट जाना कहते हैं। या फिर मान लो फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस से। अब यहाँ पे आपने लिकेंस का नाम सुना होगा, मॉसेस का नाम सुना होगा, आपने साइंस में भी इनका जिक्र जरूर सुना होगा। उनकी वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि इन जो रॉक्स होती है ना, उन पे लिकेंस ही लगते हैं, बाद में मॉसेस ही लगते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये जिनको सॉइल की जरूरत नहीं होती है। तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है, कुछ थॉइंग वगैरह लगता है, फ्रीजिंग वगैरह लगता है, ये सब प्रोसेस यहाँ पे लगते हैं, जिनकी वजह से जो सॉइल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। अब ये आपको नहीं जानना, वैसे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 8 थी मैंने नोट्स बनाए, वरना तो फिर बहुत हाई क्लास नोट्स बन जाते अगर उसमें मैं आपका सिलेबस की जगह अपने बहुत हायर क्लासेस के पॉइंट्स डाल देती। तो अब कह रहे हैं ओवर टाइम दीज ब्रोकन डाउन रॉक्स मिक्स विद डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके जो ये रॉक्स होती है ना, ये जो टूटी हुई रॉक्स हैं, ये प्लांट से मिल जाएंगी, एनिमल से मिलेंगी, मिट्टी से मिलेंगी आसपास की, जो डिकेइंग यानी कि डिका का मतलब क्या होता है, वो प्लांट जो मर चुके हैं, जिनमें अब ताकत नहीं बची है, वो एनिमल्स जो मर चुके हैं, जो सड़ रहे हैं जमीन के नीचे, उनसे ये मिल जाएंगे, उसके बाद ये सॉइल की फॉर्म कर देती है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखा है, देखो किस तरीके से बन रहा है। फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है वेदरिंग, भाई जो रॉक्स हैं उनमें धूप लग रही है पहले, फिर बारिश आ रही है, फिर हवा चल रही है, तो बार बार कभी धूप लगी, आप सोचो जब गर्मी लगती है तो चीज ऐसे एक्सपैंड होती है, गर्मी होगी ना तो चीज ऐसे फैल जाएगी, और फिर ठंड आ गई
तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर ठंड, फिर गर्मी आएगी, फिर फैल जाएगी, फिर ठंड आएगी, फिर वो चीज हो जाएगी ऐसे। आपने सुना है ना, आपने प्रेशर के बारे में सुना होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो आपने ये देखा होगा कि जहां पर भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहां पे क्या होता है, जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो रहा है यानी कि वहां पे क्या, क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, सॉरी हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर लो हो जाएगा। हाई टेम्परेचर यानी कि वहां की जो विंड्स होंगी वो इसे एक्सपैंड करेंगी, गर्म होंगी तो गर्म होकर एक्सपैंड करेंगी। और जहां पर भी लो प्रेशर, लो टेम्परेचर होगा, यानी कि लो टेम्परेचर में क्या होता है, ठंड है, ठंड में जो हवा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और गर्मी में वो हवा फैल जाती है। सेम एज यहाँ पे हो रहा है कि रॉक्स के पार्टिकल्स जो है, उस रॉक में पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, आपने साइंस में पढ़ा है, तो वो जो पार्टिकल्स है वो ऐसे फैल जाएंगे गर्मियों में, और ठंड में वो सिकुड़ जाएंगे। तो फैलेंगे फिर सिकुड़ेंगे, फैलेंगे फिर सिकुड़ेंगे, फिर बर्फ, पानी लग रहा है, फिर हवा लग रही है, इस सबसे वो टूट जाएंगे। तो वेदरिंग हो गई उसकी रॉक्स की, ठीक है। अब फिजिकल वेदरिंग हो रही है, बता चुकी हूँ, जो छोटे छोटे पीसेस में वो टूट चुके हैं, जैसे कि आपने रॉक को तोड़ दिया किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बोला कि केमिकल वेदरिंग हो रही है। अब केमिकल प्रोसेस से कैसे हो सकती है, जिसमें मैंने बताया था फ्रीजिंग, थॉइंग वगैरह हो गया। एक तो एक यहाँ पे हो जाएगा, मान लो एसिड रेन आ गई, एसिड रेन जिसका पीएच वैल्यू बहुत ऐसे आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे बहुत कम होती है बेसिकली, क्योंकि पीएच जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेस होगा। तो यानी कि एसिड रेन अगर हो गई है तो वो भी यहाँ पर उसको तोड़ने में हेल्प करेगी। फिर यहाँ पे मान लो आप लिखोगे, यहाँ पे आप ना पता है क्या करना, आप ना सिर्फ वेदरिंग वाला पॉइंट लिखना। आप चाहो तो आप ये वाले पॉइंट्स को जो मैंने उसके बाद यहाँ पे मेंशन करे हैं फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के, आप इसको मेंशन मत करना, आप सिर्फ यही वाले पॉइंट लिखना कि वेदरिंग होगा फर्स्ट प्रोसेस में। सेकंड में आपका होगा ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन, ठीक है। अब देखो, अब आप चाहो तो आप ना सिर्फ और सिर्फ जो ये मैंने पैराग्राफ लिखवा है ये लिखो। अगर आपकी मैम इस पॉइंट को छोटे बोले, तब आप 3 नंबर में क्वेश्चन आए, 4 नंबर में क्वेश्चन आए, तब आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स का। तो आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स में लिखकर आना वेदरिंग। अगर 1 नंबर का आता तो आपको इतना ही काफी है उसमें, तो ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर का आए, 4 नंबर का आए, तो उसमें आपको वेदरिंग लिखना है। फिर आप लिखना उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन, ठीक है। कह रहे हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं। जब प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनपे क्या होता है, कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं, मिट्टी के अंदर दब रहे हैं नीचे, तो उनका डिकम्पोजिशन जो है वो होता रहता है। जिससे जब वो डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता रहता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छा बनाता है और वो सॉइल उतनी ही डार्क होती है। जितनी सॉइल डार्क इन कलर हो, समझ आना कि उसमें ह्यूमस का मैटर बहुत ज्यादा है, यानी कि प्लांट एंड एनिमल का डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हुआ है सॉइल में, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे। कह रहे ट्रांसलोकेशन, इसका मतलब होता है वहां से ट्रांसपोर्ट कर देना उनको। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका, कि वहां से अब क्या हुआ, वहां से जो वहां पे जो रॉक के पीसेस यहाँ बने थे, जो वाटर है वो उसको लेकर जो है कहीं और जाएगा। तो यहाँ से जो मिट्टी है वो कहीं और जाएगी, वो फिर वो कहीं और जाएगी, तो उसकी लेयर जो इस तरीके से फॉर्म होती रहेगी, उसे हमने बोला है बच्चा ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी लेयर्स यहाँ पे सॉइल की फॉर्म हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं हॉराइजन। जो आपकी लेयर्स होती है सॉइल की, उन्हें हम बोलते हैं हॉराइजन। सबसे नीचे आपको पता है यहाँ पर वो आपकी नीचे वाली जो कि पेरेंट मटेरियल है आपकी, क्या है, आपकी पेरेंट रॉक है, पेरेंट मटेरियल है। उसके ऊपर आपको पता है आपकी सब सॉइल होती है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है। उससे ऊपर टॉप सॉइल है, जो कि मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और लास्ट में आती है आपकी ओ होराइजन की, जो कि बिल्कुल टॉप लेयर होती है। आपने पढ़ा है ना यहाँ पे, देखो आप, हमने यहाँ पे यही पॉइंट देखे थे कि पेरेंट रॉक है सबसे पहले, बेड रॉक, पेरेंट रॉक मैंने कहा ऑलमोस्ट एक ही होता है, फिर सब सॉइल है, फिर टॉप सॉइल है, और फिर आपकी ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक लेयर जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है, ह्यूमस कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा है। चलो जी, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से जो है सॉइल मैंने दिखाई है फॉर्म हुई है। देखो पानी पड़ा उस पर बहुत सारा, ये जो एक रॉक थी वो टूट गई ऐसे ऐसे करके पीसेस में, यहाँ पे दिख गया ये टूट गई है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिख गया ये टूट रही है। अब धीरे धीरे करके जो ये पार्ट टूटा उसमें जो बिल्कुल नीचे, एक सेकेंड, ठीक है, उसमें देख रहे हो जो बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये आपका बिल्कुल पत्थर वाला पार्ट है, तो ये आपका बन जाएगा बेड रॉक। इसके ऊपर के यहाँ पे जो रॉक्स होंगे ये वाले, ये आपकी बनेगी सब सॉइल। कैसे बन रही है, यहाँ पे देखो प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह थोड़े बहुत मरे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ है, इनका डिके होगा, ये जो है क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है इनका, तो यहाँ पे जो इनका ऑर्गेनिक मैटर आके वो मिल जाएगा, ये हल्की सॉइल बनेगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, और ज्यादा यहाँ पर जो है, और यहाँ पे सॉइल वगैरह यहाँ पर फॉर्म होगी, डिके वगैरह होने से यहाँ मिनरल के पार्टिकल्स यहाँ पे जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म होगी, तो यहाँ पे ए होराइजन भी आपकी फॉर्म हो जाएगी, जो बिल्कुल टॉप सॉइल है। और फिर जो आपकी बिल्कुल ऊपर दिख रही है पतली सी डार्क वाली लेयर, ये आपकी कौन सी है, ओ होराइजन की बिल्कुल आपकी टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल वैसे आपकी ए होराइजन वाली, इसे हम बोलते हैं ह्यूमस मैटर वाली, जिसमें बहुत ज्यादा ही ह्यूमस वाला मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसे आप बोलते हो अपनी ह्यूमस मैटर वाली ऑर्गेनिक लेयर।
ठीक है जी। तो आपकी बेडरॉक बन गई, आपकी सी होराइजन वाली बन गई, आपकी बी होराइजन यानी कि ये आपकी सब सॉइल बन जाएगी, ये आपकी टॉप सॉइल बन जाएगी, और ये आपका ऑर्गेनिक लेयर बन जाएगी। सबसे ऊपर आपको डार्क डार्क दिख रही है ना, ये वाली जो आपकी क्या बन जाएगी, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल आपकी कौन सी होगी, ए होराइजन, और ये आपकी होगी ऑर्गेनिक लेयर जो रेड जो डार्क वाली है। ठीक है जी। चलो अब देखो आगे मूव करते हैं। फिर आपसे यहाँ पर अभी सॉइल के बारे में ही पढ़ना है, सॉइल खत्म नहीं हुआ है। आगे आप पढ़ोगे आप मेजर सॉइल टाइप्स में कौन कौन से सॉइल के टाइप्स हैं हमारे इंडिया में। देखो ध्यान समझना, बहुत इजी मैंने बनाया ये वाला पैराग्राफ। कहते हैं एलुवियल सॉइल, एक सॉइल होती है आपकी जो एलुवियल सॉइल होती है। पहले एक बार आप मैप देखो, ये वाला मैप देखो, जो इसमें ये वाला पार्ट है सारा का सारा ये वाला, ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये सारा, ये क्या है आपकी एलुवियल सॉइल है। क्या है ये एलुवियल सॉइल, ये फॉर्म कैसे होती है बच्चा, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, रियली होप आपको पता होगा, बट अगर नहीं भी पता तो लेट मी टेल यू। देखो क्या होता है कि जब भी हिमालय से जो रिवर्स वगैरह बहती है यहाँ से ऊपर से, जब रिवर्स वगैरह बहेंगी तो अपने साथ वो सैंड, सिल्ट, क्ले, पेबल से सब लेकर आती है, और सब लेकर जब नीचे की तरफ आती है यहाँ पे, तो उनको यहाँ मिलता है एक प्लेन सा एरिया, वो यहाँ पे सब कुछ अपने डिपोजिट कर देती है, और उनके डिपोजिशन से यहाँ पे एक सॉइल फॉर्म होती है जिसका नाम है आपके एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा ही फर्टाइल होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। समझ में आया? अच्छा देखो दूसरी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपकी फॉरेस्ट वाली सॉइल है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉर्मल से सॉइल है जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही है ये वाली, ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है जहाँ पे आपका थार डेजर्ट है वहां पे है, और ये आपकी कौन सी होगी, एरिड सॉइल। कौन सी सॉइल है ये, एरिड सॉइल, जो कि आपको बहुत सैंडी सी होती है, रूखी रूखी सी, कोई फर्टिलिटी नहीं है इसमें, बस एवं रेत के पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी। ये आपको दिख रही है ब्लैक से कलर की, तो ऑब्वियसली बात है कौन सी सॉइल होगी आपकी, ब्लैक सॉइल होगी। ब्लैक सॉइल आपकी डेक्कन प्लेट्यू में ही पाई जाती है, आपका खासकर वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट, देखो वेस्ट में है ना ये वाला डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका ये वाला रीजन है, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये पाई जाती है, और इसमें कॉटन का ग्रो बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, तो ब्लैक सॉइल में कॉटन का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अच्छा जी, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रही हूँ जो रेड वाली सॉइल दिख रही है आपको, ये रेड वाली सॉइल जो है कैसे फॉर्म होती है, ये होती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल, जो कि अगर गीली होगी तो ये हल्का सा येलो रूप ले लेगी, अगर नॉर्मल है, आयरन का डिफ्यूजन हो रखा, आयरन फैला हुआ है इसमें, तो ये आपकी रेड सॉइल बन जाती है। फिर यहाँ पे जो आपको कहीं कहीं दिखा रखी है ना, ये वाली मान लो एक ये वाले एरिया में, यहाँ पे ये छोटी सी दिखा रखी है, ये आपकी है बच्चा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां पे फॉर्म होती है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है, ये जो सॉइल होती है ऐसे फॉर्म होती है जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो यहाँ पे जो ऐसे नॉर्मल सॉइल थी, जब नॉर्मल सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सब कुछ वहां से हट जाते हैं, लीच अवे हो जाते हैं बहुत तेज बारिश की वजह से, तो मान लो ये सॉइल है, इसमें बहुत अच्छी लेयर है ऑर्गेनिक मैटर की, ह्यूमस कंटेंट है, न्यूट्रिएंट है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बारिश होने की वजह से ये जो लेयर थी इसकी हट गई, अब ये बन जाएगी नॉर्मल सी आपकी लेटराइट सॉइल। पहले एलुवियल सॉइल थी, बाद में बन जाएगी लेटराइट सॉइल। अब देखो अब पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल है आपकी बहुत बहुत ज्यादा फर्टाइल यही होती है, और वाइड स्प्रेड यानी कि सबसे ज्यादा जो है आपकी यही वाली आपकी है, और ये रिवर के डिपोजिशन से बता चुकी हूँ, जब रिवर्स आती हैं सैंड सिल्ट के लेकर आती है, डिपोजिट करती है खुद को नदन प्लेन्स में, रिवर वैलीज में, यहाँ पर ये फॉर्म हो जाती है। ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, रिटेंशन पावर अच्छी होती है इसकी, और कॉटन की कल्टीवेशन में काम आती है, बहुत अच्छी मानी जाती है ये, इसलिए इसको हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, जो कि डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। क्योंकि आपको ये बताना ना कि कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, देखो आपको ये भी बोला गया है यहाँ पे कि कलर क्या उनका बता देख लिया हमने, टेक्सचर कैसा होगा, कॉम्पोजिशन किस तरह बन रही है, कहाँ पे बन रही है, डिफरेंट सॉइल के सैंपल्स लेके आपको सब बताना है, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। राइट सॉइल है आपका जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट खासकर वहां पे पाई जाती है, तो ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू लिख देना है यहाँ पे। और वेदरिंग ऑफ रॉक शेप होती है ये, रेड तब होगी जिसमें आयरन का कंटेंट होगा, और ये जहां पे बारिश कम होती है उन एरियाज में पाई जाती है। येलो कब हो जाएगी, जब ये हल्की से गीली होगी, तो येलो आप लिख देना, येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। मैं लिख दूं, चलो मैं लिख देती हूँ, कहते हैं येलो, एक सेकेंड, हाँ, इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपका लेटराइट सॉइल, जिन एरियाज में बहुत हैवी रेनफॉल होती है वहां पर ये पाई जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर लीच्ड अवे। मैं क्या बोल रही हूँ, न्यूट्रिएंट्स आर लीच्ड अवे। लीच्ड अवे का मतलब क्या है, यानी कि वॉश्ड अवे। ठीक है, लीच्ड अवे का मतलब क्या है, वॉश्ड अवे। ठीक है जी, ओके।
आप देखो फिर यहाँ पे कहा गया है एरिड सॉइल जो डेजर्ट में पाई जाती है, सेमी एरिड रीजन में सैंडी होती है और बहुत लो फर्टिलिटीज की होती है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ गया अलग अलग प्रकार की सॉइल्स। चलो जी, अब हम बात करते हैं, आपका सॉइल वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम आएंगे आपके क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट पे, जिसमें आपसे पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस कि क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से होते हैं, बहुत सारे अलग अलग, उनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर की कौन सी मॉडर्न वाली प्रैक्टिसेस है, हम यहाँ पे ट्रेडिशनल भी जिक्र कर लेंगे, इन मॉडर्न प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरमेंट में, हम ये सब देखेंगे और फिर हमें इनको लोकल कॉन्टेक्स्ट में लिंक भी करना है तो वो भी देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर बच्चा एक ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम क्रॉप्स का ग्रो करना, ठीक है, एनिमल्स को पालना, आपका रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हम इसमें फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर सॉरी वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, ताकि हम ये सब काम, इसका मतलब कि एग्रीकल्चर, तो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है, वो प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें हम फूड का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, क्रॉप्स को कल्टिवेट भी कर रहे हैं यानी कि, और हम एनिमल्स को भी पाल रहे हैं। एनिमल्स को क्यों पाल रहे होंगे, उनसे फूड लेने के लिए, उनसे रॉ मटेरियल लेने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं, ठीक है, और बात करूं रिसोर्सेज को लेने के लिए, यानी कि बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और हम एनिमल्स को भी पाल रहे हैं उनसे फूड लेने के लिए यानी कि दूध वगैरह के लिए, बाकी सामान के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनके सामान को, उनके चीजों को यूज करना, और बाकी रिसोर्सेज का, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स की, पूछा हुआ है आपसे, तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉपिंग सीजन ही बता दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए यहाँ पे इसका भी जिक्र कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बात करूं सबसे पहले क्रॉपिंग सीजन्स की, हमारे कौन कौन से क्रॉप के सीजन्स होते हैं, कब कौन सी क्रॉप ग्रो होती है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास 3 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, 3 प्रकार के बेसिकली सीजन्स होते हैं हमारे ग्रो करने के। एक होता है आपका खरीफ क्रॉप्स होती है, एक होती है आपकी राबी क्रॉप्स, और एक होती है आपकी जैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनके सीड्स को हम बोते हैं रेनी सीजन में। कब बो रहे हैं, यानी कि जून जुलाई में उसको बोएंगे हम, और उसकी फसल की कटाई हम लोग कर लेंगे सितंबर अक्टूबर में। ये बात समझ में आई। इसमें वो क्रॉप्स आती हैं बेसिकली, क्योंकि देखो हम इसे कब बो रहे हैं, रेनी सीजन में, मानसून के टाइम पे, जून जुलाई में तभी होता है हमारे यहाँ बारिश का मौसम, और सितंबर अक्टूबर जब ठंड आने वाली है तो प्री विंटर में हम इसकी फसल की कटाई कर लेते हैं। और इसमें बेसिकली वो क्रॉप्स होती है जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब ये कौन कौन सी, इसमें चावल है, मक्का है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, ये सब होती हैं। फिर अगर बात करूं आपकी राबी क्रॉप्स की, तो ये वो क्रॉप्स होते हैं जिनके सीड्स को हम लोग विंटर में सो करते हैं, तो सोन इन विंटर सीजन अक्टूबर के करीब, और इसकी फसल की कटाई हम लोग कर लेते हैं मार्च के करीब, स्प्रिंग सीजन जब आता है ना, उस टाइम पे हम इसकी फसल की कटाई कर लेते हैं। यानी कि ये आपका चला है, अगर वैसे बताऊं तो रेनी से लेकर के विंटर तक, फिर विंटर से आपका ये चलेगा, विंटर से लेकर के आपका स्प्रिंग तक। समझ में आया। इसमें कौन से क्रॉप्स होंगे, वीट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वीट है, बार्ले है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सब है इसमें। इसको अब मैं वैसे भी याद कराती हूँ उसको, वी बा ग्राम, ठीक है, वी से आपका वीट, बी से यहाँ पर बार्ले, जी से यहाँ पर ग्राम, और रेप आर भी आता है यहाँ पे, आर का मतलब होता है रेप सीड, और एम से यहाँ पे होता है मस्टर्ड। तो वीबा ग्राम से मैं इसको याद कराती हूँ, और इसको मैं कई बार याद कराती हूँ आपके कोबामा की तिजोरी, तो को बा, ठीक है, माँ की तू जो री, ऐसे मैं आप बच्चों को अपनी क्लास वगैरह में याद कराती हूँ। तो को से कॉटन है, बी से बाजरा है, माँ से मक्का है, की से यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली, टू से यहाँ पे तूर दाल है, जो से यहाँ पे जवार है, और आर आई से यहाँ पे राइस है। तो कुछ ट्रिक्स से मैं बच्चों को याद कराने की कोशिश करती हूँ। तो खरीफ है आपका, तो चावल वाला आएगा, राइस वाला आएगा, यानी कि को बामा की तिजोरी, और राबी है आपका यानी कि विंटर क्रॉप है, जिसमें आपका वीबा ग्राम आएगा, तो यानी कि वीट, बार्ले, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राम वगैरह, ग्राम के आपके चने ऑब्वियसली, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं जैद क्रॉप की। ये वो क्रॉप होती है जो आपके गर्मी वाले सीजन में ग्रो होती है बेसिकली, जिसमें जो बारिश वाला मौसम होता है उसके आने से पहले और गर्मी के बाद, उस वाले अजीब से मौसम में हम बेसिकली कहते हैं कि मान लो आपने इसकी फसल की कटाई आपने सितंबर में कर ली, देखो ये मार्च में आप इसकी कटाई कर रहे हो और जून में आप इसकी शुरुआत कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो मार्च और जून के बीच में बेसिकली यहाँ पे क्रॉप कौन सी ग्रो होगी, आपकी जैद क्रॉप। तभी आपको इस टाइम पे मई जून के आसपास ना, आपको मई में ना आपको ये वाटरमेलन, खरबूज काफी खाने को मिलते हैं, और मई के बाद सब खराब हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे इसकी खेती फिर बंद हो जाती है। तो मार्च से लेकर के बेसिकली फरवरी से चलता है वैसे ये, तो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक ये ग्रो होता है, 2-2.5 महीने में ग्रो हो जाते हैं ये, और ये आपके होते हैं कौन से, आपके ये जैद क्रॉप, ठीक है जी।
तो जैसे वाटरमेलन आएंगे, खीरे आएंगे, आपका खरबूजा आएगा, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ बात करेंगे उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न्स की। अब क्रॉपिंग सीजन हो गए, अब बात करूंगी क्रॉपिंग पैटर्न जो आपसे पूछा हुआ है। देखो मैंने 3-4 पैटर्न यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। सबसे मेन, सबसे पहला जो सबसे नॉर्मल सा है वो आपका है मोनोक्रॉपिंग। मोनो के नाम से पता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। कहते हैं एक क्रॉपिंग पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे हैं ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, लाइक राइस इन वेल इरिगेटेड एरियाज। मान लो भाई मुझे पता है ये मेरा लैंड है, इस पे मैं हर साल बार बार राइस ही ग्रो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, तो बार बार यहाँ पे मैं अपने लैंड पे चावल ही चावल, चावल ही चावल, चावल ही चावल ग्रो करे जा रही हूँ। तो उसका हमने कहा मोनोक्रॉपिंग, जिसमें मैं एक ही क्रॉप को यहाँ पर हर साल जो है ग्रो कर रही हूँ। सॉरी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी का मतलब समझ में आ रहा है कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर रही हूँ, टाइम पे कर रही हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, जब मैं उस एक ही लैंड पे ग्रो कर रही हूँ एक ही साल में, एक ही साल में अगर मैं दो से ज्यादा क्रॉप यहाँ पे ग्रो करती हूँ, उसे हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। अब देखो उसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपका आएगा बच्चा इंटर क्रॉपिंग, एंड सेकंड आता है क्रॉप रोटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा माना जाता है। देखो इंटर क्रॉपिंग का मतलब है, मैं कह रही हूँ जब ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। भाई एक ही फील्ड है और मैं उस पर एक ही साथ ध्यान सुनो, एक ही फील्ड है और मैं उस पर एक ही साथ 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रही हूँ। फॉर सपोज मान लो, या 2 तरीके से कर सकती हूँ, या तो भाई ये रहा, मान लो ये रहा मेरा लैंड, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इधर की तरफ मैंने ग्रो कर दिया, यहाँ पे मैंने चावल, और यहाँ मैंने ग्रो कर दिया एक कॉटन। ये आपका क्या है, इंटर क्रॉपिंग है, एक साथ मैंने दोनों क्रॉप्स को ग्रो करा है। या मान लो ये रहा मेरा लैंड और मैं इस पे एक रो चावल की, फिर एक रो कॉटन की, फिर एक रो चावल की, एक रो कॉटन की, मैं इस तरीके से जो है यहाँ पर ग्रो कर रही हूँ, तो ये भी आपका क्या आएगा, इंटर क्रॉपिंग में आएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ क्रॉप रोटेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्रॉप्स को ग्रो कर रही हूँ प्लान्ड सीक्वेंस में। कैसे? प्लान्ड सीक्वेंस में, ताकि सॉइल की हेल्थ बनी रहे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रहे। जैसे कि मान लो मुझे पता है मेरा एरिया जो है, मान लो मैं जहां पर ग्रो कर रही हूँ, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैप में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पहले पंजाब एक ऐसे एरिया था जहां पे आपने देखा गेहूं भी ग्रो हो रहा था और जहां पे आपके चावल भी ग्रो हो रहे हैं। यूपी में भी गेहूं भी ग्रो हो रहा था देखो, और बिहार में भी गेहूं भी था और चावल भी। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं फार्मर्स, यहाँ पे ये लोग फॉलो करते हैं क्रॉप रोटेशन को। इसका मतलब क्या होता है, उनको पता है भैया मानसून सीजन आ गया है, तो मानसून सीजन में उसी सेम लैंड पे पहले चावल ग्रो करते हैं, फिर उनको पता है ठंड आ गई है, तो ठंड में इसी लैंड पे ये लोग वीट ग्रो करते हैं। फिर उनको पता है फिर अलग मौसम आ गया, तो वो यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग हर साल अपने क्रॉप्स को प्लान करते हैं। उसी सेम लैंड पे चावल भी उगाएंगे, फिर अब जब मौसम आएगा हल्का ठंड का, उसी सेम लैंड पे ये लोग गेहूं भी उगाएंगे। तो यानी कि उसी सेम लैंड पे जब हम प्लान करके, भाई अब मौसम के अकॉर्डिंग हम अपनी जो क्रॉप्स को प्लान कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आपका क्रॉप रोटेशन, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें हर प्रकार की जो है सॉइल को फर्टिलिटी मिल रही है, उसको हर प्रकार के सॉइल में आपकी जो है क्रॉप मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी और जो हेल्थ है वो इससे बनी रहती है। ये बात समझ में आई। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका जो है मिक्स क्रॉपिंग, जो कि काफी सेम होता है देन इंटर क्रॉपिंग के जैसे होता है। कहते हैं ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड पे, हम उसको भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं ऑफन विदाउट डिस्टिंक्ट रोज एट द सेम टाइम। लेकिन जरूरी नहीं है इसमें कि हम अलग अलग रोज में ग्रो कर रहे हैं। क्या पता मैंने यहाँ चावल के लगाया, मैं यहाँ पे कॉटन लगा दूं, फिर यहाँ मैं चावल लगा दूं, फिर यहाँ मैं कॉटन लगा दूं, फिर यहाँ चावल लगा दूं, यहाँ भी चावल लगा दूं। तो मतलब इसमें हम कोई पर्टिकुलर रोज का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पर भी कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। चावल फिर गेहूं, फिर चावल चावल, फिर गेहूं, इस तरीके से मतलब मैं कुछ भी ग्रो कर रही हूँ, उसे हम बोलते हैं आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मैंने कोई डिस्टिंक्ट रो नहीं है इसमें, हमने रो देखा था कि यहाँ पे हम रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहे हैं, या तो इस तरीके से कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, एक यहाँ पे, या फिर ऐसे ऑल्टरनेट लाइंस में हम लोग कर रहे हैं, कॉलम्स पे। समझ में आ गया जी? अच्छा अब देखो यहाँ पे बोला हुआ था भैया, पूछा हुआ था इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पूछा हुआ है ना, इसका अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स है, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो वही बताएंगे हम कि भी अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, इनके अलग अलग यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमिकली। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हमसे पूछा है तो हमें सिर्फ बताना है पैसे को लेकर इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमिकली, वो होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन का, कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होगी। हमें बहुत अलग अलग प्रकार की लेबर चाहिए होगी, उसको काम आना चाहिए सारा का सारा, तो वो जो हमें चाहिए होता है, इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उसकी इनकम उसकी यहाँ पे बढ़ती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, जिससे इनकम जनरेशन होती है, इसलिए इकोनॉमिक सिचुएशन में कहूंगी अच्छी ही हो जाती है।
समझ में आ गया जी। अब देखो बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था भैया मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब अगर बात करूं मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है, देखो मॉडर्न का मतलब ही क्या है, जो आज के टाइम पे हम लोग फॉलो करते हैं वो आपकी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो मॉडर्न है, एक आपकी होगी ट्रेडिशनल जो हम लोग पहले फॉलो करते थे, लेकिन अब क्या है मॉडर्न। मॉडर्न पे हम लोग शिफ्ट क्यों हुए होंगे, ताकि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके डिमांड के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो लैंड वही है, लैंड तो लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो अनलिमिटेड होती जा रही है। आपको पता है इंडिया चाइना को भी सरपास कर चुका है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन तो जो है बढ़ती जा रही है। अगर हम वही पुराने मेथड्स का, पुराने सीड्स का, सब पुराने टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करेंगे तो शायद जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है हम उसको फीड ना कर पाए, ना खिला पाए उसको। एक्सपोर्ट तो करना बहुत दूर की बात है, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब अपनी कंट्री से हम कहीं और सामान बेचते हैं तो वो आपका होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, EXPORT वाला। और जब मैं कहीं बाहर से अपने यहाँ पे सामान मंगाते हैं तो वो आपका होता है इम्पोर्ट, इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो वो इम्पोर्ट होता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई जी। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिसेस हम करते हैं पहले से प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारा पहले सामान प्रोड्यूस हो रहा था वो और बढ़कर आ रहा है। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे वो बढ़ रहा है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट करने के लिए हम ये करते हैं। अब देखो क्या क्या था इसमें, फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे इसमें, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिसेस पूछे हुए कौन सी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, या जो बाकी मशीन्स होती हैं, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, ये सब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नॉर्मल इंसान का काम करने के लिए। अगर पहले हार्वेस्टर जो फसल की कटाई करता है ना, हार्वेस्टर क्या बहुत बड़ी मशीन होती है जो ऐसे आगे मूव करेगी और फसल को काटती हुई चलेगी। पहले क्या होता था, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले खुद जो नॉर्मल लेबर होती थी वो जो है जाकर हर एक फसल को ऐसे करके खींच के फिर काटती थी, फिर खींच के फिर काटती थी। तो क्या और मैनुअल लेबर था उस टाइम पे, अब वो नहीं है, मशीन वगैरह आ चुकी है। कहते हैं ड्रोन्स का आज को आपको पता है बहुत यूज हो रहा है, हर जगह पे यूज हो रहा है। इसका हम आज यूज करते हैं फील्ड को सर्वे करने के लिए, जहां पे हमें क्रॉप खेती करनी है उसको सर्वे करेंगे, मैप करेंगे, देखेंगे उसको कहां पर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें क्या कर सकते हैं। तो हम ड्रोन से, एयर ड्रोन्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस वाली फैसिलिटी का। कहते हैं स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अब इरिगेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, आगे बढ़ेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं तो हम यहाँ पे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे बोल रही हूँ भैया क्रॉप्स को एक इफेक्टिव मैनर में ग्रो करते हैं, ये हम पहले भी करते थे, ये हम आज भी करते हैं क्रॉप रोटेशन वाली टेक्निक को, जिसमें हमने एक ही लैंड पे मौसम के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे चावल उगाएंगे, फिर यहाँ पे मौसम चेंज होगा, फिर यहाँ पे जो आपका जो है गेहूं उगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। ये आपका है मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करा है विच इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि मेरा बहुत मन था आपको ये पॉइंट एक बार पढ़ाने का, पता होना चाहिए आपको। दिस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये कैसा रिवॉल्यूशन है जो कि अराउंड 1965 के अराउंड ना MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था। किया क्यों था, अब आपको पता है वो वॉर हुआ था, वॉर के बाद जैसे हम लोग आजाद हुए 47 में, 50 के 47 में आजाद हो गए थे, लेकिन 50 के बाद तक भी ना पाकिस्तान से यहाँ पे, बांग्लादेश से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया, ये ना माइग्रेशन बहुत चल रहा था। तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, और उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए हमारे पास जो पुराने वाले सीड्स थे, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, ट्रेडिशनल मैथड्स थे, वो उन सबको खिलाने के लिए पूर्ति नहीं पड़ रही थी उस खाने की। इसलिए MS स्वामीनाथन एक ऐसा मेथड लेकर आए, एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आए बेसिकली, जिस ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और इसका काम से मेनली फूड ग्रेड पे ध्यान दिया, इसमें किस पे ध्यान दिया याद रखना, फूड ग्रेन्स पे। फूड ग्रेन्स कौन कौन से, देखो व्हीट पे और राइस पे, चावल पे और गेहूं पे, क्योंकि इन पे मेन ध्यान दिया गया कि ये जो है खाना आएगा तो लोग यहाँ पे खाएंगे, उनका पेट भरेगा, भूख मिटेगी और जल्दी प्रोड्यूस हो पाएंगे, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, ताकि जो बढ़ती पॉपुलेशन है वही उनको प्रोटीन देना, वो सब देना तो बात की बात है, पहले उनका पेट भर ले हम लोग। तो उसके लिए फूड ग्रेन्स पे ध्यान दिया गया था, जैसे कि व्हीट और राइस। अब देखो इसने किया क्या गया था, बेसिकली पहली चीज इसमें हमने किया था यूज HYV सीड्स का। किसका यूज किया था बच्चा, HYV सीड्स का। इसका मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे सीड्स जो कि हमें यील्ड जो दे रहे हैं। यील्ड का मतलब क्या है आपका, जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है हमारी, जो क्रॉप हमारी निकल कर आ रही है, जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है उससे हम बोलते हैं यील्ड। तो वो जो है वो ज्यादा मिले,
वो जो यील्ड है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। पहले हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज कर रहे थे, लेकिन अब जो जिससे नॉर्मल क्रॉप प्रोड्यूस हो रही थी, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे हाई यील्ड वेराइटी सीड, जो कि हमें ज्यादा यील्ड दे, ज्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करके दे, ऐसे हम सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ। प्लस हम यहाँ पे मैन्योर्स की बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ इन क्रॉप्स को, इन सीड्स को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता था, इन सीड्स को पानी बहुत ज्यादा चाहिए था, तो हम यहाँ पे अच्छे इरिगेशन सिस्टम का यूज करेंगे इन क्रॉप्स को पानी देने के लिए। ये बात समझ में आ गई जी? ये आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो हम उसको बात नहीं करते हैं। अब देखो कह रहे हैं, अब जैसे कि हमने ये देखा कि हमने ये सब काम यहाँ पे करे, अब मान लो जब मैं नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल कर रही थी, तो मैं उस एक फील्ड से एक टन, मान लो एक टन तो बहुत कम हो गया, मान लो मैं एक फील्ड से 100 टन प्रोड्यूस कर पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर इन H5 सीड्स का यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से 200 टन जो सामान है वो प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी जो प्रोडक्शन थी वो ट्वाइस हो गई थी, 2 गुना से 3 गुना से जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। इससे हमारी पॉपुलेशन को फीड करना बहुत आसान हो गया था। यहाँ पे बोला गया कि भैया इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बताती हूँ। अगर प्रोडक्टिविटी तो भैया इंक्रीज हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? आप सोचो, आप एग्रीकल्चर में आप उस लैंड पे, सॉइल पे केमिकल का यूज कर रहे हो, बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फिर केमिकल, उससे क्या होगा? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। यहाँ पर वही हुआ, जो सॉइल की, लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई केमिकल का यूज करने से। दूसरा, अब मैंने यहाँ पे बोला कि भैया इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा? पानी कहां से लूंगी? घर से लेके नहीं आऊंगे ना बाल्टी भर भर के। पानी कहां से लेते हैं? हम नीचे से उसको लेते हैं। मॉडर्न मेथड है। अब मॉडर्न में आप आगे पढ़ोगे, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकल वाला, ड्रिप इरिगेशन, इस हर सिस्टम में हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। जो पानी आपके जमीन के नीचे, उसका यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो यही जो उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई। अच्छा, अब देखो एक और प्रॉब्लम थी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो उस टाइम पे नहीं हुई, लेकिन हम आज अगर मेथड्स का कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और वो आपकी है क्या? क्लाइमेट चेंज की। ये प्रॉब्लम वैसे भी आपको हर फैक्टर में देखने को मिलेगी। तो क्लाइमेट चेंज होना, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट चेंज का सिंपल सा मतलब क्या है? जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है किसी भी चीज की वजह से, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, हम इंडस्ट्रीज में बार फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं, बर्बों से धुआं निकाल रहे हैं, ये सब गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, किसी भी चीज से, तो वहां पर क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है। हम पेड़ काटते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, उससे भी हमारे क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और उससे क्या होता है? आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे आपका क्लाइमेट चेंज होता है। वही कह रहे हैं भैया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब हम लोग यूज करते हैं, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जो प्रॉब्लम करती है। हम लोग डिफोरेस्टेशन भी करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। हम लोग अपनी मशीनरी के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न फैक्ट, देखो ये आपके हैं MS स्वामीनाथन जी, मैंने यहाँ पे इस लिंक की पिक्चर लगा दी थी। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भैया ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और ये एक तरीके से मॉडर्न प्रैक्टिसेस का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि इसी के टाइम पर आया था, यही सब चीजें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस क्या होती है, तो वो ये सारी होती है। इनसे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हुई? तो वो ये वाली भी हुई, ये वाली भी हुई, और लास्ट आपकी ये वाली भी हुई। ठीक है जी, चलो आगे। एक बार मैंने यहाँ बता रखा है आपको ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं जो हम पहले यूज करते थे। भाई देखो, पहले न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को हम लोग उनको मेन्योर देते थे, खाद देते थे। खाद कैसे बन रही है? प्लांट्स और वेजिटेबल्स का कचरा जो है, छिलके जो है उनके, एनिमल्स का डिकम्पोजिशन, इन सब चीज से आपकी खाद बन रही है, और नेचुरल होती है। बहुत टाइम तक जमीन के नीचे दबा देते हैं इसको, और खाद बन के निकल जाती है कुछ टाइम बाद। तो हम इसका यूज करते थे। हम पहले मैनुअल लेबर का यूज कर रहे थे रेदर देन मशीन्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती थी। पहले हम लोग आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हम झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक बार बता देती हूँ। ये जो है ट्राइबल एरियाज में वो लोग फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कि मान लो वो लोग एक जगह पे गए जहां पे फॉरेस्ट है, उन्होंने देखा फॉरेस्ट है, उन्होंने इस फॉरेस्ट को जला दिया। स्लैश, आपने पहले उसको काटा, स्लैश करा, आपने उसको फिर बर्न कर दिया, इसलिए हम बोलते हैं उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आपने फॉरेस्ट को पहले काटा, फिर आपने उसको जला दिया। अब जो जल कर जो उसकी एशेज आई ना, वो एशेज आपने वही मिट्टी में ही रह गई। अब आप उस पर प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल हो जाता है वो लैंड। उसके बाद आपने प्रोडक्शन करा, अब आपने एक बार प्रोड्यूस करा, 2 बार प्रोड्यूस करा, उसके बाद वो सॉइल, वो लैंड खराब हो गया, आप उसको छोड़ोगे ऐसे ही, अब आगे चल दोगे।
आप वहां पे जाके वही सेम काम करोगे, पहले काटोगे फिर जलाओगे फिर प्रोड्यूस करोगे। आप 3-4 साल बाद लौट के आओगे दोबारा इसी पे, तो आपको अच्छा खासा लैंड जो है फर्टिलिटी उसकी वापस मिल जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो शिफ्ट करते करते एक जगह से दूसरी जगह पे, फिर दूसरी जगह से हम लोग तीसरी जगह पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि पेड़ों को काट कर, पूरे फॉरेस्ट को काट कर उसको जलाकर फिर किया जाता है। और फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, फिर वापस आओगे लौट कर, तो आपको वो ठीक ठाक मिलेगा। फिर हमने बोला क्रॉप रोटेशन करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, पहले के टाइम पे भी करते थे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, अब देखो यहाँ बता रखा है आपको, क्योंकि यहाँ बोला हुआ था कि भाई कौन कौन से क्रॉप्स है वो कहाँ पे ग्रो होती है, आपको वो भी बताना है। देखो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ एरियाज जहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं। वीट है आपका, आपने वैसे देखा था वो यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है। तो इसमें से आप 4-5 लिख लेना, कोई भी, मैंने आप बहुत सारी लिख दी आपके लिए, आप कोई भी 3-4 यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोशिश करना कि वीट को और राइस को जरूर इंक्लूड करना ही है आपको। साथ में आप कॉटन ले लेना, साथ में आप पल्स ले लेना, और कोई भी एक बेवरेज क्रॉप टी या कॉफी में से आप लोग ले लेना। बेवरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो पीने वाली होती है, ठीक है। चावल है, वेस्ट बंगाल में काफी ग्रो होते हैं, यूपी में है, पंजाब में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। शुगर केन जो है उसमें यूपी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉटन आपको पता है नीचे वाले एरिया में, खासकर गुजरात वगैरह में काफी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है। फिर पल्सेस आपकी दालें हैं, मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र वगैरह में है। कॉफी है वो कर्नाटक में है, और टी तो आपको पता है जी, असम और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये काफी फेमस है इसके लिए। हिमाचल प्रदेश में होती है। फिर बाजरा, एक मैंने मिलेट भी यहाँ पे ले लिया था। मिलेट का मतलब क्या, वो क्रॉप जो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होती है। वो बाजरा है आपका, ठंड में खाते हो ना बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है। राजस्थान काफी अच्छा प्रोड्यूसर है उसका। और मेज यानी कि जो मक्का है वो आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे ग्रो होता है। टेंशन मतलब कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज का, आपको सारा का सारा जो पीडीएफ है इसका वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना उसको फटाफट से। अब देखो फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट में, देखो जैसे यहाँ पे था कि आप कह रहे हैं मोटिवेट करना है हमें स्टूडेंट्स को, जिससे हम एग्रीकल्चर को लोकल एनवायरनमेंट से रिलेट कर सके। तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लोकल कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, वहां पे कौन सी सॉइल है, और हम वहां पे कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो बताना है हमें। उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जहां पे मैं रहती हूँ, दैट इज दिल्ली। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो दिल्ली के ही है, मैंने दिल्ली का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। कहते हैं दिल्ली का स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे कॉमन फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात करें अगर, तो कहते हैं यहाँ पे दिल्ली पे में बहुत सारी अलग अलग रेंज ऑफ क्रॉप्स है यहाँ पे जो ग्रो होती हैं, क्योंकि अपने हरियाणा वाले पार्ट के अंदर आता है, बिल्कुल बीच में आता है। ऐसे क्या बीच का क्या मतलब है, सही नहीं समझे, रुको समझाती हूँ, कहीं मेरे को बाद में कमेंट बॉक्स में बोलो मैं आपने ऐसा कैसे बोला कि हरियाणा के बीच में आते हैं हम लोग, हरियाणा उधर है हम इधर है। भाई मेरा क्या मतलब है उसको एक बार समझ लो पहले थोड़ा सा, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसे बोलना, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे कोई कमेंट करते नहीं हो। देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपका पंजाब है, ये आपका हरियाणा है, ठीक है। पता है हम यहाँ पे हम दिल्ली वाले, ये रहा डॉट दिखा मेरा, नहीं दिखा, रुको दिखेगा, दिखा। हम यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हमारा इधर की तरफ जो है हमारा हरियाणा है, इधर भी हमारे पास हरियाणा है, तो तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर पे लगते हो, लग रहे होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर हम ये वाली चीज बोल देते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड और जरा मैं वापस से नीचे पहुंच जाती हूँ। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं बच्चा एक बार हम लोग। यहाँ पे बोला गया है दिल्ली में बहुत अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स जैसे कि वीट है, राइस है, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। वो सॉइल टाइप है हमारे यहाँ पे एलुवियल है, क्योंकि आपको पता है नदर्न प्लेन्स वाला एरिया है तो एलुवियल सॉइल ही होगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे सॉइल को पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे इरिगेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन का इन टेक्निक्स का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जो यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा यूज करी जाती है। ऑल्टरनेटिंग व्हीट और राइस क्रॉप्स टू इंप्रूव सॉइल की फर्टिलिटी का मैंने इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्रॉप रोटेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है। जब मैं ऑल्टरनेट सीजन में फिर व्हीट फिर राइस फिर व्हीट फिर राइस ऐसे करके ग्रो करती हूँ, ताकि मेरी सॉइल की जो उपजाऊता है जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। इरिगेशन टेक्निक्स का यूज करती हूँ, जैसे कि वेल इरिगेशन कुएं वाला, ट्यूबवेल वाला, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा, यहाँ से जो है पानी जो है फील्ड्स में जा रहा है, या हम यहाँ पे बोलते हैं सरफेस ट्यूबवेल इरिगेशन को ही बेसिकली हम लोग सरफेस इरिगेशन कई बार बोल देते हैं, क्योंकि पानी का जाने का बस सोर्स अलग है लेकिन है उस तरीके से। क्या है अभी समझोगे आप लोग। अच्छा फिर देखो यहाँ पे बोला हुआ है आपको स्टैब्लिश करना है कुछ हिस्टोरिकल या कल्चरल कनेक्शन कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडिया की हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, कल्चर से, फेस्टिवल से सबसे इंटरवाइन है, सबसे लिंक हो रखा है। तो उसी की यहाँ पे हम बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करूं अगर मैं, हमारे एग्रीकल्चर के एंशियंट रूट्स, आपको पता है सबसे पहले जो सिविलाइजेशन थी, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुई है वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई है, जो कि इंडस
आपकी इस तरीके से ये है ना, इंदस नदी के पास से ऐसे करके होके जाता है, इस तरीके से ये वाला पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले वीट या बार्ले जैसे जो क्रॉप थी वो 7000 बीसी के आसपास ग्रो हुई थी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो कल्टीवेशन हुआ है, एग्रीकल्चर हुआ है, वो इंडिया में ही हुआ है काफी अच्छा। तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी आपकी जो है यहाँ पे तो 2500 बीसी में। लेकिन जो वीट था, जो बार्ले है, ऐसी क्रॉप जो है पहली बार 7000 बीसी में शुरू हो गई थी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं उसके बाद मानसून पर डिपेंडेंस, हम पहले से ही काफी मानसून पर डिपेंड है। हालांकि आज जो वो डिपेंडेंस है वो कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी पहले के टाइम पे मानसून रेन पे हम काफी डिपेंड होते थे अपने क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। अगर बात करूं उसके बाद इकोनॉमी की, यहाँ पे देखो प्राइमरी सेक्टर मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है, इकोनॉमी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर की, भाई अब एग्रीकल्चर जो है किस तरीके से हमारे इकोनॉमी से लिंक्ड है। उसके लिए यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट बहुत से बच्चे लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नॉट टू राइट दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे यही लिखा होगा भैया एग्रीकल्चर जो है हमारा वो प्राइमरी सेक्टर है और हमारे जीवीए में, हमारे जीडीपी में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करता है, ये बहुत पॉपुलेशन को इम्प्लॉय भी करता है। पता है क्या, हमारे प्राइमरी सेक्टर में यानी कि हमारे एग्रीकल्चर में आज भी हमारे पॉपुलेशन के 54% जो लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन जो उससे हमें जीडीपी मिल रहा है, जितना हमें उससे पैसा मिल रहा है, अगर आप लोगों की नॉर्मल टर्म से बात करूं तो जितना हमें इन लोगों से जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है मात्र 26% या मात्र 27%। तो आप देख रहे हो, इसलिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि भैया आप यहाँ पे इकोनॉमी में ये एडिशन नहीं कर रहा है इतना, इसलिए आप इस पॉइंट को मत लिखना कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं कर रहा है एक्चुअल में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन जो ये लोग पैसा जो दे रहे हैं, आउटपुट जो मिल रहा है हमें बहुत कम मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी हमें मिल रही है, इन शॉर्ट फूड सप्लाई जो है हमारी स्टेबल है, और हंगर कम होता है, भूखमरी कम होती है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व होती है। तो हमारी इकोनॉमी जो है इससे बनी हुई है, हमें यहाँ से रॉ मटेरियल मिलते हैं जिसको हम लोग आगे एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग की हो, खाना बनाने की, और चाहे पेपर बनाने की हो। फिर एक्सपोर्ट से हम यहाँ पे कमाते हैं, ऑब्वियसली बात है, चाहे इन्हीं को एक्सपोर्ट कर दो, चाहे यहाँ पे स्पाइसेस भी कर दो, कॉटन भी कर दो टेक्सटाइल के रूप में। तो यहाँ पर इन सबको एक्सपोर्ट करके हम अच्छा खासा अर्न यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स वाला पॉइंट लिख देना और यहाँ पे एक्सपोर्ट अर्निंग्स वाला पॉइंट लिख देना। फिर बात करूंगा कल्चर की, तो हमारी रूरल लाइफ में काफी अच्छा काम करता है एग्रीकल्चर, काफी एम्बेडेड है हमारी रूरल जिंदगियों में, काफी घुसा हुआ है, ट्रेडिशन है इसके, बहुत सारे कस्टम्स हैं, कुछ कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। बात करूं नेक्स्ट अपना फेस्टिवल्स की, कि भाई यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स है जो हमने क्लास 7 में भी देखा हुआ है। कुछ फेस्टिवल्स है जैसे कि पोंगल है आपका, बैसाखी है आपका, मकर संक्रांति है, जो कि हम तब मनाते हैं, जैसे बैसाखी है मान लो, ये तब मनता है जब उनकी क्रॉप बहुत अच्छी प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी आई, तो उससे फिर वो लोग अपनी बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे कस्टम्स वगैरह होते हैं, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, कुछ ऐसे कस्टम्स वगैरह होते हैं जो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर से लिंक करके उसको सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह को। अच्छा जी, ये वाला पार्ट आपका अब कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपकी आएंगी एक्टिविटीज में। कह रहे हैं भैया टीचर्स जो है प्लान करेंगे यहाँ पे एक्टिविटीज करने कुछ इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स के साथ। फर्स्ट हमें क्या करना है, इसमें ट्रिप वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है जिसमें हम आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दिखाएंगे। अब देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, कैसे यहाँ पे लाइफ स्टॉक जो आपके एनिमल्स वगैरह है, कैटल वगैरह, उन सबको पालना है, इरिगेशन कैसे करोगे आप, अगर वीडिंग का मतलब क्या है, अगर क्रॉप्स में कोई अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं तो उसको आप हटाना, उसे बोलते हैं वीडिंग, और फिर फसल की कटाई करना। तो ये आप जाके यहाँ पे फार्मिंग आपको दिखाया जाएगा। देखो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे लाइफ स्टॉक को रेज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फिर बात करते हैं अगर मैं क्रॉप साइकिल्स की, भाई देखो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जो आपके इस वाले ब्रिज लेक्चर्स की है, लेकिन मैंने देखा वो आध पौन घंटे की है सिर्फ, एंड आई थिंक उसमें सारे पॉइंट्स भी कवर अप नहीं है। मैंने जो एक दो वीडियोस को मैंने यहाँ पे नजर मारी थी, मैं किसी के यहाँ पर किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए ये नहीं बोल रही हूँ कि वहां से नहीं पढ़ना, वहां से नहीं पढ़ना, जहां से आपको समझ में आपको उससे वहीं से पढ़ना है, चाहे मेरा चाहे किसी और का, किसी भी टीचर का। लेकिन द पॉइंट इज कि मेरी ये वीडियो ऑलमोस्ट आई थिंक 52 मिनट्स की हो गई है, लेकिन अभी क्या है, हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए, अभी एक दो पॉइंट यहाँ रह गए और फिर हमारे क्वेश्चन आंसर्स रह गए। मैं चाहती हूँ यहाँ से एक एक पॉइंट आपका कवर हो जाए ताकि कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। यहाँ से एक तरीके से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो यहाँ से टॉपिक्स है, नोट्स है, सब यहाँ से मैं कवर करा दूंगी इस सारी वीडियो में, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, बाकी फिर भी अगर लगे कि मैम बहुत लंबी हो जाती है थोड़ा छोटी करो, तो मैं अगली बार से थोड़ा सा छोटी करने की कोशिश उसको करूंगी। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ बोला हुआ आपकी क्रॉप की साइकिल दिखानी है आपको। क्रॉप साइकिल कौन सी होती है भैया, पहले क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। पहले देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉइल को तैयार करेंगे सबसे पहले।
सॉइल भैया बहुत ऐसे मान लो फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड पे आप सीड कैसे बोओगे, तो आप पहले उसको हल्का टिल करोगे, हल्का खोदोगे, ऊपर ऊपर से कन्नी बोलते हैं, जैसे कन्नी से ऐसे करते हैं, खोदते हैं उसको हल्का हल्का, ताकि वो रफ सा सरफेस हो जाए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप पहले हल्का से यहाँ पे सॉइल को लूजन करोगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे, आप सीड्स को प्लांट करोगे, फिर सीड्स बोओगे उसके अंदर, फिर आप उनको पानी दोगे इरिगेशन वगैरह के, फिर आप वीडिंग करोगे, पेस्ट कंट्रोल करोगे। जब क्रॉप यहाँ पे थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी तो उसमें आप वो डालोगे पेस्टिसाइड्स, आप डालोगे फर्टिलाइजर्स वगैरह, जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी हो सके। और साथ साथ आप करोगे यहाँ पे वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या है, इसमें मान लो कोई पेस्ट लग गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह, आप उनको वहां से हटा दोगे। फिर आप करोगे बच्चा फसल की कटाई करोगे, आप गैदर करोगे, कट करोगे जो मैच्योर्ड क्रॉप हो चुकी है, एंड देन लास्ट में आप करोगे उसको, अगर आपको स्टोर करना है तो आप उस क्रॉप को जब तक उसको जरूरत ना हो तब तक अपने वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखोगे। इसे हम कहते हैं आपकी क्रॉप साइकिल, जो कि सॉइल की प्रिपरेशन से शुरू होती है और फिर स्टोरेज से या फिर हार्वेस्टिंग से खत्म होती है। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आएगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब कौन कौन से इरिगेशन के मेथड्स होते हैं, कौन से उनके सिस्टम्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आएगा आपका सरफेस इरिगेशन। भैया सरफेस इरिगेशन कौन सा होता है, ये वो मेथड होता है जिसमें हम फील्ड को एकदम से फ्लड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर थी ये देखो, आपने यहाँ पे क्या करा है, पूरे यहाँ पे फील्ड में आपने पानी पानी डाल दिया, इस तरीके से आपने पानी का फ्लो छोड़ा, यहाँ भरा, उसको पूरे में से छोड़ दिया आपने, पूरे सरफेस पे पानी 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 पानी। ये खासकर होता है चावल की खेती में, वहां पे बहुत होता है, चावल की खेती बहुत काम आता है, क्योंकि उससे पानी हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, इसलिए वहां पे बहुत काम आता है ये। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेचुरल स्लोप पे ये वर्क करता है, ताकि पानी को जो है इवनली पूरे के पूरे फील्ड में ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर का मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको इरिगेशन मेथड्स, क्योंकि आप पूछ रखा है इसलिए यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ। स्प्रिंकल का मतलब क्या है, साफ दिख रहा है पूरे फील्ड में, हम यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगा दिए, वैसे फुव्वारे की तरह पूरे फील्ड में जो अपना पानी पहुंचाता रहेगा। तो वाटर जो है स्प्रे करते हैं हम प्लांट्स को, जो कि एक तरीके से बिल्कुल मिमिक्री करता है, काफी कॉपी करता है बारिश की तरह, जैसे कि पाइप का स्प्रिंकलर्स का यूज करके हम ऐसा करते हैं। ऐसा होता है ना, मान लो पाइप आपके हाथ में है, पाइप का जो बिल्कुल मुंह से जरा बंद करके देखो तो फुव्वारे की तरह वो बहता है ना, ऐसे ऐसे करके, वो ही आपका सिस्टम है ये। फिर उसके बाद अगर बात करूं मैं ड्रिप इरिगेशन की, इसका मतलब होता है जब मैं बिल्कुल प्लांट के रूट्स तक पानी पहुंचा रही हूँ। ये आपको दिख रहा है पिक्चर में थोड़ा सा, किस तरीके से जो पानी है ये पहुंच रहा है बिल्कुल इनकी रूट्स में। देखो ऐसे करके पाइप वगैरह कनेक्ट है ये, और ये इस तरीके से गोल 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 घूम के इनकी रूट्स तक जा रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो ये सीधे इनके रूट्स में पानी पहुंचा रहा है। इसमें पानी का वेस्ट बहुत कम होता है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे रेडियस के डायमीटर के पाइप्स होते हैं, वहां तक ये पहुंचता, तो काफी अच्छा ये वाला मेथड माना जाता है। तो ये आपके हो गए बच्चा मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अच्छा, फिर देखो उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं, उसके अलावा सॉइल के सैंपल है, बता चुकी हूँ कौन से में कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन से कहाँ पे ग्रो होते हैं, ये देख चुके हैं। और ट्रेडिशनल मेथड्स में और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, इसमें हम डिफरेंस भी देख चुके हैं। उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड पार्ट अगर बात करूं असेसमेंट की, जिसमें आपका क्विज है, तो उसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन है बस यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन सी है, राबी से आपको याद रखना है भैया विंटर क्रॉप, और जहां पे विंटर क्रॉप याद है, डब्ल्यू से डब्ल्यू आप याद रखो, वीट क्रॉप है। तो वीट क्रॉप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, हालांकि आपको यहाँ पे वीट डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन अगर ना भी दिया हो तो आपको वीट की याद आता है, याद रख लो, वी बा ग्राम, ये यहाँ पे क्रॉप्स थी। देखो इसमें से कौन कौन सी यहाँ पर, ये मस्टर्ड है, ये रेपसीड है, ये ग्राम है, ये बार्ले है और ये वीट है। इसमें से कौन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वीट। सेकंड देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर सॉइल जो है सबसे सुटेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए। मैंने कहा था कॉटन सॉइल किसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल को, जिसे हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जा रहा है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में, वो किस टाइप की क्रॉप के लिए था, क्या आपके फूड ग्रेन के लिए था, पल्सेस के लिए है, स्पाइसेस के लिए, किस चीज के लिए था। मैंने कहा था फूड ग्रेन के लिए है, ताकि बढ़ती हुई खाने की डिमांड को हम लोग मीट कर सके, जिसमें आपका व्हीट था और आपका राइस था। समझ में आ गया जी। चलो आप देखो नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट आएगा आपका, सेक्शन बी है आपका, विच इज क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन कर रहे हैं एग्रीकल्चर क्या होता है और कौन से आपके दो टाइप्स हैं फार्मिंग के, कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं। देखो आपको बता रखा था ऊपर एग्रीकल्चर क्या होता है, वहां से आप लोग डेफिनेशन लिखना। फिर अगर बात करूं मैं तो दो तरह की फार्मिंग कौन कौन सी जो इंडिया में प्रैक्टिस होती है, सर फर्स्ट आपका आएगा दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो फार्मर्स करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को सस्टेन रखने के लिए, उनका काम जो है बाहर एक्सपोर्ट करना नहीं होता, बाहर नहीं सेल करना, उनको अपनी फैमिली के खाने पीने के लिए हो जाए, उसे हम बोलते हैं आपकी सबसिस्टेंस क्रॉप्स। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं अपनी या अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए कुछ ग्रो कर रही हूँ, उसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल पे हो रही है ऑब्वियसली बात है, और इसमें मैनुअल लेबर का पार्टिसिपेशन ज्यादा
होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये हो रही है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें आपको दिख रहा है कि लोग यहाँ पे ज्यादा लगे हुए हैं, तो मैनुअल लेबर है यहाँ पे छोटे फील्ड पर ये हो रही है। जैसे कि चावल है, गेहूं है, चावल जो है खासकर आपकी मैनुअल लेबर की ज्यादा होती है। ये चावल की खेती में मशीन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। फिर व्हीट है, पल्सेस है, तो जब छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पे, छोटे पीस ऑफ लैंड पे हम इसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर अगर बात करूं मैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब होता है जब मैं फूड को यहाँ पे ग्रो कर रही हूँ, क्रॉप्स को ग्रो कर रही हूँ सेल करने के लिए, सेल करने के पर्पज से, प्रॉफिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्पज से मैं कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या होता है भैया, लार्ज स्केल पर हो रही है ये। इसमें मैनुअल लेबर की जगह एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इरिगेशन का, फर्टिलाइजर्स का, इन सब का यूज करते हैं। इसमें हम कैश क्रॉप्स उगाते हैं, यानी कि वो क्रॉप जो हमें पैसा कमा कर दे। कॉटन है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स का मतलब मस्टर्ड वगैरह, ऐसे और ऐसे सीड्स जिसको प्रेस करके तेल निकले। तो मस्टर्ड हो गया आपका, रियल सीड्स होते हैं ना आपके, कोकोनट वगैरह, कोकोनट तक है पूरा ऑयल होता है उसका, तो ये वाले जो सीड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपके ऑयल सीड्स। एग्जाम्पल क्या है इसमें, प्लांटेशन फार्मिंग कर सकती हूँ मैं शायद। इसका मतलब क्या होता है, प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब होता है जब मैं बहुत बड़े लैंड पे सिर्फ एक क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, टी है, शुगर केन है, रबड़ है, कॉफी है, ये वाली आपकी होती है आपकी प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका कमर्शियल है, बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, मशीन्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लेबर यहाँ पे नहीं लगी हुई दिख रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। हमने पहले ही कहा था क्रॉप रोटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उनको बनाए रखती है, पेस्ट वगैरह को कम करती है, यानी कि पेस्ट का मतलब क्या, जो कीड़े वगैरह लग रहे हैं, और डिजीज को भी कम करती है, सॉइल की हेल्थ को बनाए रखती है। क्योंकि इसको यूज करेंगे तो फार्मर को ये पता होता है कि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट से कमी नहीं होगी, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, और सॉइल जो है वो आपकी हेल्दी रहेगी। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, आपको दो चैलेंजेस बताने हैं जो कि इंडियन फार्मर्स फेस करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, क्लाइमेट चेंज वाला हो जाएगा, एग्रीकल्चर पे उससे काफी इंपैक्ट पड़ता है। मान लो बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, तो उससे जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है वो अफेक्ट होता है, और उनकी पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। उसके बाद आप बात करोगे इनएडिक्वेट रूप से, एक बेकार सा गलत तरीके से इरिगेशन का यूज करोगे, अगर आप वाटर को बेकार तरीके से मैनेज करोगे तो उससे चैलेंजेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे वाटर की कमी हो जाती है और आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो बच्चों देखो ये आपका प्रॉपर चैप्टर हो गया। उसके बाद आपको टाइप ऑफ सॉइल बतानी है जो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देख चुके हैं, और अलग अलग सॉइल्स को हम लोग मैप पे भी यहाँ पर देख चुके हैं, कौन कौन से ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। That's all for your video, that's all for your chapter। I think वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई थिंक सो, एंड इससे लंबी ना हो, फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, एंड अगर आपको इसके पार्ट भी चाहिए हो, थीम चाहिए हो, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मुझे आगे वीडियो बनानी है इसके रिलेटेड या नहीं बनानी है, आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।